Jai Bharat and hello dear Advaitians, welcome to Advait Achievers. So dear students, as you know that here we bring a foundation course for class 8, 9th and 10th. This foundation course is basically designed for the competitive exams like NTSC and Olympiads, and this foundation course is also going to be useful to you for cracking JEE and NEET examination after class 12. So friends, हम आपको यहाँ पे NCERT के साथ साथ NTSC एंड ओलंपियाड जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशंस करवाएंगे. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और उसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है फ्रेंड्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. नाउ फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइज इन आवर माइंड दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ light. Okay, so the first property of light is that light is an electromagnetic wave. Light क्या होती है फ्रेंड्स? It is an electromagnetic wave. Okay, so अब हमें एक क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है. ओके, सो फ्रेंड्स, इनिशियली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड का मतलब क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट देखिए, आप यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है, और इनमें से कुछ वेव्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा. ठीक है, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स, रेडियो वेव्स हैं. अब इनके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जो हम रेडियो यूज करते हैं फ्रेंड्स, वहां पे रेडियो वेव्स का यूज होता है. ओके, सो रेडियो वेव्स भी क्या है? इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. नेक्स्ट इज माइक्रोवेव्स. ओके, अगेन माइक्रोवेव्स आपने कहां सुने हैं? जो माइक्रोवेव ओवन होता है फ्रेंड्स, वहां पे माइक्रोवेव्स की मदद से हम हीट एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं. ओके, सो माइक्रोवेव्स भी क्या हो गए? इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. थर्ड इज इंफ्रारेड. अब यह आपने कहां सुना होगा फ्रेंड्स? इंफ्रारेड जो वेव्स होते हैं उनका यूज जनरली मिलिट्री एप्लीकेशंस एज वेल एज नाइट विजन के लिए होता है. ठीक है, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के. ओके, हम यहाँ पे सबके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे. मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से वेव्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं. ओके, सो इंफ्रारेड हो गए. उसके बाद है विजिबल लाइट रेस, जिसके बारे में हम पूरा यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं. ओके, वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. नेक्स्ट इज अल्ट्रावायोलेट. अब फ्रेंड्स, आपने अल्ट्रावायोलेट भी सुना है. अल्ट्रावायोलेट कहां सुना है आपने? आपने सुना होगा कि जो सन से आने वाली यूवी रेज होती हैं, वो यूवी रेज हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, हमारी स्किन के लिए वो हार्मफुल है. तो ये वही यूवी रेज हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्स रेज. ओके, जब किसी का हाथ या पैर फ्रैक्चर होता है या फिर कई बार कुछ अलग पर्पस के लिए भी डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि एक्सरे निकलवाइए. ठीक है, तो वो जो एक्सरेज होते हैं वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एंड लास्ट इज गामा रेज. अब गामा रेज आपने कहां सुना होगा? सो फ्रेंड्स, अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैन हैं, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे मूवीज की बात डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. सो अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैन हैं और अगर आपने हल्क मूवी देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हल्क जो है पूरा गामा रेज से बना हुआ है. ठीक है, अब ये जो गामा रेज होते हैं फ्रेंड्स, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं. क्यों डेंजरस होते हैं? तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो पूरा हमने यहाँ पे इमेज बनाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम बनाया है वो किस बेसिस के ऊपर बनाया गया है? कौन से वेव्स को हम रेडियो वेव्स बोलेंगे, कौन से वेव्स को हम माइक्रोवेव्स बोलेंगे, वो हमने किस तरीके से डिसाइड किया है? सो फ्रेंड्स, टू बेसिस के ऊपर हमने ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो बनाया है. फर्स्ट इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड सेकंड इज एनर्जी पजेस्ड बाय एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, या फिर बोलिए कि उनकी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज होती है. ओके, और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है. क्लियर? सो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो ऊपर कि जो रेडियो वेव्स है उसके ऊपर हमने कुछ वेव बनाया हुआ है, माइक्रोवेव्स के ऊपर भी कुछ वेव है, इंफ्रारेड के ऊपर भी कुछ वेव्स हैं, जो हमारा विजिबल लाइट रेस है उसके ऊपर भी कुछ वेव्स हैं, देन यूवी रेज के ऊपर भी कुछ वेव्स बने हुए हैं, एक्स रेस के ऊपर भी है एंड गामा रेस के ऊपर भी है. तो यहां पे कुछ चेंज हो रहा है. क्या आप देख रहे हो यहां पे किस जितने भी वेव्स हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है सब में?
आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा फ्रेंड्स, डिफरेंस है वेवलेंथ के अंदर। किसमें डिफरेंस है? उनकी वेवलेंथ के अंदर। क्लियर? तो अब वेवलेंथ क्या होती है? आई होप फ्रेंड्स कि आप सब जानते होंगे कि वेवलेंथ क्या होती है, फिर भी मैं यहां पे आपको डिस्कस कर रहा हूं। मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई वेव है, हमारे पास ये एक वेव है। ओके, सो वेव जो होता है फ्रेंड्स, उसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली। इसका जो पिक पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट, इट इज क्रेस्ट। ओके, और ये जो मिनिमम पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रो। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस। जो पिक पॉइंट होता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, जो मिनिमम पॉइंट होता है उसको हम थ्रो बोलते हैं। ठीक है, सो वेवलेंथ क्या हो गया? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव थ्रो। वेवलेंथ क्या होगा? कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। ओके, सो वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रोस। तो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट मतलब एक के बाद एक आने वाले क्रेस्ट। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो फ्रेंड्स कि एक क्रेस्ट यहां पे है, सेकंड क्रेस्ट यहां पे है, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। सिमिलरली कंसेक्यूटिव थ्रोस मतलब एक के बाद एक आने वाले थ्रोस, तो यहां पे फर्स्ट थ्रो है, यहां पे सेकंड थ्रो है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? लैम्बडा, दैट इज वेवलेंथ। ओके, और वेवलेंथ को हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ओके, सो ये हो गया वेवलेंथ। ओके, सो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो कि जितने भी वेव्स हैं वो सारे वेव्स के पास कुछ ना कुछ वेव की लेंथ है। ओके, और वो जो वेवलेंथ है वो सबके अंदर सेम नहीं है, वो आप देख रहे हो। ठीक है, अब यहां पे एक और बात यहां पे समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, एक रिलेशन होता है E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा। E क्या हो गया? E इज एनर्जी पजेस्ड बाय एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लैम्बडा क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां पे हमारे पास एक रिलेशन है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो एनर्जी होगा वो उसकी वेवलेंथ से इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है। मतलब यहां से हम क्या समझ सकते हैं? यहां से फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात हम समझ सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ है, ठीक है, तो उसके पास जो एनर्जी होगा वो कम होगा। और अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ है, तो उसके पास एनर्जी जो होगा वो हाई होगा। क्लियर हो रही इतनी बात? E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो एनर्जी होगा वो उसकी वेवलेंथ के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है। मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसके पास एनर्जी कम होगी, और अगर उसके पास वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। ओके, तो उससे आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो रेडियो वेव्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो हाईएस्ट है या फिर लार्जेस्ट है। ओके, सो जो रेडियो वेव्स होते हैं उनके पास जो वेवलेंथ होगी वो हाई होगी। सो अगर वेवलेंथ हाई होगी तो इनके पास एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। सो रेडियो वेव्स के पास जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? और इसी रिलेशन से जब आप आगे जाओगे तो यहां से आप समझ पाओगे कि जो गामा रेस है उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगा। क्यों मैक्सिमम एनर्जी होगा? क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट है, तो एनर्जी ऑफ गामा रेज इज हाईएस्ट। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें जो गामा रेज होते हैं उनके पास हाईएस्ट एनर्जी होता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होने ही वाला है, और वो एनर्जी जो है वो जैसे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जाओगे वैसे वैसे एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, और लेफ्ट टू राइट चलोगे तो वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स कि इस साइड पे सारे लॉन्गर वेवलेंथ है, और जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वेवलेंथ जो होगी वो शॉर्टर होती जाएगी। सिमिलरली लेफ्ट साइड जो है वो एनर्जी लोअर एनर्जी होगी, और जैसे लेफ्ट टू राइट साइड जाओगे तो एनर्जी हाई होती जाएगी। क्लियर इतनी बात? ओके, नाउ यहां पे जो हमारे काम का पॉइंट है वो ये है कि आपको एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि जो विजिबल लाइट रेज हैं उनकी जो वेवलेंथ है उसकी रेंज कितनी है, वेवलेंथ की रेंज कितनी है। ओके, सो वो हमें कैसे पता चलेगा? सो फ्रेंड्स अगेन वो चीज हमें यहां पे इसी इमेज के अंदर गिवन है। कैसे? तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर कितना होता है ये आपने स्केल के ऊपर देखा होगा। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो रेडियो वेव्स होते हैं उनकी वेवलेंथ 30 मिलीमीटर से ज्यादा होगी। क्लियर? जो रेडियो वेव्स होते हैं उनकी वेवलेंथ 30 मिलीमीटर से ज्यादा होगी। उसके बाद आते हैं माइक्रोवेव्स, तो माइक्रोवेव्स की जो रेंज होगी वो होगी 1 मिलीमीटर टू 30 मिलीमीटर। मिनिमम जो शॉर्टेस्ट उसकी जो वेवलेंथ होगी वो 1 मिलीमीटर होगी, और जो हाईएस्ट होगी वो 30 के आसपास होगी।
क्लियर। उसके बाद आते हैं इंफ्रारेड, तो उनकी जो रेंज होगी वो 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर, या फिर बोलिए 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। ओके, अब ये नैनोमीटर क्या होता है, तो आई होप आपको ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि जो नैनो होता है फ्रेंड्स, ये वर्ड आपने कहाँ सुना है, सर टाटा की कार होती है टाटा नैनो, ठीक है फ्रेंड्स। नैनो फिजिक्स में बोलिए या फिर मैथ्स में, जब भी हम स्मॉल एन लिखते हैं तो उसका मतलब हम क्या बोलते हैं, उसको नैनो, ठीक है। और जो नैनो होता है उसका मतलब होता है 10⁻⁻⁹। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। अब अगर हम यहां पे नैनोमीटर लिखेंगे तो बनेगा, या अगर एन के बाद हम लिखेंगे मीटर तो बनेगा नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर। ओके, सो यहां पे एक रिलेशन हमें मिल रहा है दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो जो इंफ्रारेड है उसकी रेंज होगी 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर, मतलब 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर टू 1 मिलीमीटर। क्लियर। अब जो हमारे काम का क्वेश्चन है कि जो विजिबल लाइट रेज है उसकी रेंज कितनी होगी, तो उसकी रेंज होगी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ओके, तो ये टर्म आपको याद रखना है एग्जाम के लिए कि जो विजिबल लाइट रेज होती है, जो हमारी लाइट रेज होती हैं, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर्स होती है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अगर उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में है तो ही आप उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख पाएंगे, ठीक है। और इसीलिए हमने इसका नाम रखा है विजिबल लाइट रेज। ये सारे वेव्स जो है वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, लेकिन हमारी आई की एक लिमिटेशन है, हम सिर्फ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच जो वेवलेंथ होगी उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम देख पाएंगे। क्लियर हो रही इतनी बात। ओके, और ये जो विजिबल लाइट रेस है उसके अंदर कौन से कलर्स होते हैं ये आपको पता ही है, उसके मेन 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं। ओके, और बाकी जितने भी चीजें हम देख रहे हैं वो सारे चीजों का जो कलर होगा वो इन्हीं विबग्योर के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, तो यहां से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सबकी जो वेवलेंथ होती है उसका रेंज कितना होता है। अगेन जो अल्ट्रावायलेट होते हैं उसकी रेंज है 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, एंड जो एक्सरेज है उसकी रेंज है 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। सोचिए कितनी छोटी होगी। और जो गामा रेज है उसकी वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से भी कम है, तो कितनी शॉर्टर होगी सोचिए। और जितनी रेज का वेवलेंथ शॉर्टर होगा उतनी उसके पास एनर्जी हाई होगी। इसी वजह से फ्रेंड्स जब आप एक्सरे निकलवाने जाते हो तो आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि जिसका एक्सरे निकलवाना है वही रूम में रहेगा, बाकी सबको बाहर भेज देते हैं, ठीक है। और कुछ डॉक्टर भी क्या करते हैं फ्रेंड्स, एप्रॉन पहन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कम अमाउंट के अंदर अगर वो एक्सेस आपके बॉडी पे आते हैं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर को क्या होता है कंटिन्यूस डेली बहुत सारे एक्सेस निकालने होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सेस जो है उनकी बॉडी के ऊपर गिरने वाले होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं एप्रॉन पहन लेते हैं जिससे वो जो एक्सेस है वो उनकी बॉडी के अंदर ना जाए। क्लियर हो रही इतनी बात, क्योंकि एक्सरे के पास भी हाई एनर्जी होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर है। क्लियर हो गई इतनी बात। ओके, सो ये होते हैं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड का मतलब क्या होगा। सो फ्रेंड्स यहां पे देखिए लिखा हुआ है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब यहां पे दो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक एंड सेकेंड इज मैग्नेटिक। तो एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा फ्रेंड्स, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से ट्रांसमिट या फिर इस तरीके से प्रोपोगेट होते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड का मतलब है कि उसके पास जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब उनके पास इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। इस बात को समझिएगा, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके पास इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सो फ्रेंड्स आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा कि सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के सराउंडिंग में कुछ बटरफ्लाई जैसा ऐसा बनता है, ठीक है। वो आपको विजिबल नहीं होता है लेकिन वो होता है। क्या बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है फ्रेंड्स? हर मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो बनाती है उसका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मैग्नेट के पास ज्यादा होगा उतना ही उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मैग्नेट के पास ज्यादा होगी उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा, और जितना उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना उसका अट्रैक्टिव पावर या फिर रिपल्सिव पावर जो होगा, रिपल्सिव फोर्स उसके पास होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके पास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड भी होता है जिसको हम, जैसे आप यहां पे देख रहे हो, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एरो का मतलब है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आपको पता है। ठीक है, सेकंड है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सो फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे कोई चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, कोई भी है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज ले सकते हैं। मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में भी एक उसका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी का मतलब भी क्या होगा कि उसके पास कितना अट्रैक्शन होगा, कितना रिपल्शन वो करेगा, वो डिपेंड करेगा कि ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, सो हर चार्ज के पास, वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखता नहीं है वैसे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वो फील्ड की वजह से उसका अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स वहां पे बनता है। क्लियर? तो अगेन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनके पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। अगेन ई के ऊपर एरो दिखा रहा है, उसका मतलब है कि वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। डन? अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट बात समझना है। फर्स्ट, जैसे हमने बताया कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पे आप देखिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे से चल रहा है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो आगे पीछे ऐसे चल रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे ऐसे हो रहा है, तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये एक बात हो गई। सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होने ही वाला है, लेकिन यहां पे आप देखिए कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट कौन सी डायरेक्शन में है? ये वाली डायरेक्शन में है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल थ्री आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों एक दूसरे के ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे हो रहा है, तो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये वाला होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे हो रहा है, तो लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल थ्री आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? तो ये हो गई बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। और हमारा लाइट जो है वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो भी कुछ इस तरीके से प्रोपगेट होता है। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स, ये जो सिनेरियो आप देख रहे हो वो आपने लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा। ठीक है, अगर आपने इसको लाइव देखा है तो यू आर लकी इनफ। ओके, और अगर आपने इसको लाइव नहीं देखा है तो आपने मूवी में तो कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है फ्रेंड्स? जनरली फ्रेंड्स क्या होता है, लाइट रेज जो होते हैं उनको हम देख नहीं पाते, लाइट की वजह से हम देख पाते हैं, लेकिन लाइट वेव ट्रांसमिट हो रहा है इसको इजीली हम नहीं देख पाते हैं। जैसे आप अगर मोबाइल में या फिर लैपटॉप में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल में से आने वाली जो लाइट है वो आपको लाइट का पाथ वहां पे विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, आप ये देख नहीं पाते हो कि लाइट यहां से निकली यहां पहुंच रही है, ये पाथ आप लाइट का नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, हाँ लाइट आपको, लाइट की वजह से आप देख पाओगे सही, लेकिन लाइट का पाथ हमें विजिबल नहीं होता है। लेकिन कुछ बार कुछ कंडीशंस के अंदर हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है। जैसे यहां पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि एक डेंस फॉरेस्ट है, तो जब फॉरेस्ट बहुत डेंसर है तो क्या होगा कि लाइट रे को नीचे आने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, वो इजीली नीचे नहीं आ पाता है। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि हमें लाइट का पाथ जो है वो विजिबल होता है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, तो कई बार हमें लाइट का पाथ जो होता है वो विजिबल होता है। अब इससे हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। ओके,
ये जो फिनोमिना है वो भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। ये जो है वो फॉरेस्ट के अंदर होता है और ये एरिया आपने अपने रूम के अंदर कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो फिर से आपको समझ में आ रहा है कि हर बार ऐसा नहीं होता है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए कुछ बार हमें दिखता है लाइट का पूरा पाथ, ठीक है, हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है, ठीक है। तो यहां से हम सेकेंड प्रॉपर्टी निकालेंगे लाइट का, दैट लाइट इज ऑलवेज फॉल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि लाइट रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। सिमिलरली आप यहां पे भी देख सकते हो कि लाइट रेज जो है वो लाइट रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। सो द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट क्या होती है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, क्लियर। अब फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट है वो देखा था, और यहां पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये जो कैंडल है, कैंडल में से जो लाइट निकल के आ रही है फ्रेंड्स, वो लाइट रेज जो है वो इस जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर जा रही है, लेकिन सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रेज जो है वो कार्डबोर्ड ए से निकलेगी, ठीक है। अब अगर हमने तीनों कार्डबोर्ड को एक लाइन में रख दिया है तो हम देख सकते हैं कि लाइट रेज वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए इस पर्सन के आई तक पहुंच रहा है, ठीक है। सो यहां से भी हम ये समझ सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एक टॉर्च ले लिया है तो टॉर्च में से बहुत सारी लाइट रेज निकलने वाली है, लेकिन कुछ लाइट रेज जो है वही इस होल से आगे पास ऑन होते होते हुई वो निकलेगी। मतलब यहां से हम ये समझ सकते हैं दैट लाइट रेज ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर। तो ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ओके। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने बोल दिया, तो उसको हम बोलते हैं दैट दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ठीक है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब इसकी जो भी प्रॉपर्टी हो गई उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यहां पे हम कुछ टर्म्स को समझेंगे, क्योंकि हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो कुछ बातें जो आपको यूजफुल होने वाली है इस चैप्टर को समझने के लिए, रे ऑप्टिक्स को समझने के लिए, ओके। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट बी है। तो जब हम लाइट जो है उसको एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट को अगर हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट, क्लियर। क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। लेकिन अगर कोई दो पॉइंट के बीच में एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट पास ऑन हो रही है, एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट निकल के जा रही है, तो उनको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, क्लियर। एक सिंगल एरो है, एक सिंगल लाइन है, तो उसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट, और एक से ज्यादा लाइट रेज निकल के जा रही है तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। यहां पे बात समझिएगा फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि बीम ऑफ लाइट जो है वो पैरेलली हो, मतलब जितने भी लाइट रेज हैं बीम ऑफ लाइट के अंदर, उसके अंदर सारे जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां पे मैंने दिखाया कि पैरेलल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल ही होने चाहिए, क्लियर हो इतनी बात, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यहां पे आप देख सकते हो, अगेन देखो कि एक पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो फिर से देखिए, एक पॉइंट है और उसके ऊपर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब लाइट रेज किसी एक पॉइंट के टुवर्ड्स मोशन कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट के टुवर्ड्स जा रहे हैं, या फिर बोलिए कि वो किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं आगे जाके, तो ऐसे लाइट रेज को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मतलब एक से ज्यादा लाइट रेज होंगी, और कन्वर्जन मतलब आगे चल के वो एक दूसरे से क्लोज आएगी, किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट करेगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यहां पे आप देख सकते हो कि लाइट रेज जो है, फिर से देखिए, लाइट रेज जो है वो किसी एक पॉइंट से निकल के आगे चल के अपने से एक दूसरे से दूर जा रही है। मतलब लाइट रेज जब किसी एक पॉइंट से निकलती है, या फिर बीम ऑफ लाइट कभी बीम ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट से निकलता है और सारे रेज ऑफ लाइट उस बीम के जो है वो आगे चल के एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्ज होना मतलब एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है। तो ये हो गए कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और ये हो गया डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, क्लियर। तो ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, दैट लाइट रेज ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां पे देखिए लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ये एक दूसरे क्लोज भले आ रही है, लेकिन वो चल रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज दैट लाइट हैज अ ड्यूल नेचर। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लाइट के पास ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल मतलब उसके पास दो नेचर होते हैं। कौन कौन से नेचर होते हैं? द फर्स्ट इज लाइट हैव वेव नेचर एंड सेकेंड लाइट possesses पार्टिकल नेचर। मतलब लाइट जो है उसके पास दो नेचर है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अब ये वेव नेचर क्या होता है एंड पार्टिकल नेचर क्या होता है? तो फ्रेंड्स जब हम ये समझते हैं कि लाइट रेज जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है या फिर लाइट रेज जो है वो उसके पास वेव नेचर है, उसका मतलब ये है कि लाइट रेज जो है वो वेव के फॉर्म में, जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि वेव जो है पास ऑन हो रहा है, तो लाइट रेज जो है वो वेव के फॉर्म में पास ऑन होगी। लेकिन जब हम ये बोलते हैं दैट लाइट जो है उसके पास पार्टिकल नेचर है, तो उसका मतलब ये हो गया है कि लाइट रेज जो है वो किसी छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में आगे बढ़ेगी। जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि लाइट रेज जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, ये फिनोमेना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक प्रिज्म है। ठीक है, वहां पे जो लाइट के 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स है वो डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लाइट रेज जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे लाइट रे क्या कर रहा है, पार्टिकल के फॉर्म में वर्क कर रहा है। ओके, और यहाँ पे एक और बात भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर हम ये बोलते हैं कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है या फिर लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर के फॉर्म में चल रहा है, तो उसका ये जो एक इंडिविजुअल पार्टिकल होगा ना फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। मतलब लाइट रे जब पार्टिकल नेचर पजेस करेगा और पार्टिकल नेचर के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। और जो एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल होगा उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। क्लियर? और फोटोन क्या होता है? तो अभी इतना समझिए फ्रेंड्स, फोटोन इज नथिंग बट द पैकेट ऑफ एनर्जी। ओके, क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब उसके पास एनर्जी होता है, इतनी बात है। ठीक है, हमने अभी डिस्कशन किया कि लाइट रेज जो है उसके पास भी एनर्जी होता है। तो अगर लाइट का जो नेचर है वो अगर पार्टिकल नेचर है, तो उसका जो एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोन। और फोटोन का मतलब क्या होता है? इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। ओके, उसके एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल के पास भी क्या होगा? एनर्जी होगा। और लाइट जो है वो ऐसी बहुत सारे पार्टिकल, मतलब ऐसी बहुत सारी एनर्जी को लेते हुए आ रही है, ऐसा हमें समझना होता है जब हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। क्लियर? अब आई होप फ्रेंड्स कि यहां पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर पहले आपने ये बताया कि लाइट रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, फिर आप ये बोल रहे हो कि लाइट रे जो है वो वेव नेचर पोजेस करती है, फिर आप ये बोलते हो कि लाइट रेज जो है वो पार्टिकल नेचर पोजेस करती है। तो हमें समझना कौन सा है? तो अब बात को फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमने पहले ये बताया कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि लाइट जो है उसके पास ड्यूल नेचर होता है, मतलब उसके पास होता है वेव नेचर और उसके पास होता है पार्टिकल नेचर। क्लियर? तो हमें इसमें से कौन सा समझना है? तो बात समझिए फ्रेंड्स, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है वो ऑलवेज राइट है, मतलब वो पार्टिकल नेचर के फॉर्म में है या फिर वो वेव नेचर के फॉर्म में है, वो दोनों केस में लाइट जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। मतलब लाइट के पास सिर्फ दो ही नेचर है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि लाइट रे दोनों केस के अंदर लाइट रे ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही चलने वाली है। वो वेव नेचर है या फिर पार्टिकल नेचर है, वो चलेगी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन के अंदर ही। ठीक है, एक ही लाइन में चलेगी। क्लियर? तो पहले ये फंडा समझ लीजिए कि लाइट रे के पास सिर्फ दो ही नेचर है। कौन कौन से नेचर है? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि हमने ये दो नेचर क्यों बनाए, ऐसा क्यों होता है, और दोनों में से कौन सा राइट है? बेसिकली आपको एक क्वेश्चन हो सकता है ना कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों कैसे हो सकते हैं? तो अब फ्रेंड्स बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए या फिर याद कीजिए एक्चुअली कि जब आपने फर्स्ट टाइम क्रिकेट देखा होगा। ठीक है, जब आपने फर्स्ट टाइम, जब आप बहुत छोटे थे और जब आपने फर्स्ट टाइम क्रिकेट देखा होगा, मैं देखने की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि जब आपने क्रिकेट पहले खेला होगा, आपने सबसे पहली बार जब क्रिकेट किसी को खेलते हुए देखा होगा, तो क्या उस दिन आपको सब कुछ पता था? क्रिकेट के सारे रूल्स पता थे कि बैट होता है, इसको बॉल बोलते हैं, इसको स्टंप्स बोलते हैं, ठीक है, इसे ऐसे बॉल को फेंकते हैं, आपको ये सारी चीजें पता नहीं थी। तो आपने क्या किया? जब आप देख रहे हो कि कोई क्रिकेट खेल रहा है तो आपको वो खेलने का मन हुआ हो कि मुझे भी ये खेल खेलना है। अब जब आपको ये मन हुआ कि मुझे भी ये खेल खेलना है, तो आप क्या करोगे? आप उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे। बेसिकली आप अभी ये समझिए कि आपको वो खेल सिखाने वाला कोई भी नहीं है, तो उस टाइम पे अगर आपको वो खेल खेलना ही, आपको क्रिकेट खेलना ही है, तो आप क्या करोगे? आप जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, एक बार, दो बार, 50 बार उसको आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है,
जब आप थोड़ा बहुत उसको ऑब्जर्व कर लोगे तो उसको पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो बल्ला है इसको हम बोलते हैं बैट, जो गेंद होता है जो गोल होता है उसको हम बोलते हैं बॉल, ठीक है। बॉल को हमें फेंकना होता है गेंद के टुवर्ड्स, और जो पर्सन खेल रहा होता है उसको उस गेंद को बैट से मारना होता है, ठीक है। बेसिक आप इतना समझ पाओगे। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं फ्रेंड्स कि लाइट जो है वो बहुत पुरानी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद लाइट का जन्म हुआ है, ठीक है। लाइट तो पहले से ही है। अर्थ जब नहीं था, जब अर्थ का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था, यूनिवर्स में लाइट पहले से है, उस टाइम से है। और अभी ये समझिए कि नेचर जो है वो उस लाइट से खेल रही है, ठीक है। क्या खेल खेल रही है? तो फ्रेंड्स आपने कुछ फिनोमेना समझे होंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अगर ग्लास के अंदर आपने वाटर फिलअप किया है और अगर आप उसके अंदर पेंसिल को रखोगे तो आपको दिखेगा कि पेंसिल जो है ब्रेक हो चुकी है बीच में से, आपको ये लगेगा, ठीक है। कई बार आपने ये देखा होगा कि अगर स्विमिंग पूल है या फिर कोई बकेट है, उसके अंदर अगर पानी भरा हुआ है और अगर आपने उसके अंदर कॉइन डाला तो आप ये देखोगे कि कॉइन जो है थोड़ा ऊपर आ गया है। तो ये नेचर जो है वो लाइट के साथ ये गेम खेल रहा है। अब ये गेम नेचर कैसे खेल रहा है वो ह्यूमन बींग से पता नहीं था, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि ये गेम कैसे खेलना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेचर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। नेचर ने जितने भी फिनोमिना यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके बारे में हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। जितने भी साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने वो सब चीज ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ऑब्जर्व करते 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 हमें समझ में आया कि हाँ भाई लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। लाइट क्या हो रही है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमको एक बार ऑब्जर्वेशन में सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे अगर आपने क्रिकेट फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया होगा तो आपको बहुत बेसिक बात उसकी पता चली होगी। आज भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको पिच के ऊपर जो स्टंप्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है वो नहीं पता होगा, स्टंप्स और क्रीज के बीच में कितना डिस्टेंस होता है वो पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट मैच को जीतते भी हैं, ठीक है। तो रूल से मतलब नहीं है, हमारा मतलब इस बात से था कि हम वो सारे फिनोमिना कैसे खुद से कर पाएंगे और वो सारे फिनोमिना का फिर हम यूज कैसे कर पाएंगे, उसकी एप्लीकेशन हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो जब लाइट को साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तरीके से उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो कुछ लोगों ने ये देखा, देखिए पूरे अर्थ के ऊपर, अर्थ के किसी एक कोने में ये समझा, एक साइंटिस्ट ने ये समझा कि लाइट जो है वो वेव नेचर पोजेस करता है, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, वो ऑब्जर्व करने के बाद उसने उसके बेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। जब आपने क्रिकेट का खेल समझ लिया है तो फिर आप क्या करोगे, आप बैठे नहीं रहोगे, आप उसको खेलना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो सिमिलरली साइंटिस्ट लोगों ने जब लाइट का जो खेल नेचर खेल रहा है वो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनमें से उन्होंने कुछ चीजें निकाली, कुछ चीजें समझ के उन्होंने निकाली, ठीक है। वो समझे कि भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है। फिर उन्होंने क्या किया, उसको एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया कि अगर मैं समझ रहा हूं कि लाइट रे जो है वो इस तरीके से काम करती है तो चलो मैं इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं। जब वो साइंटिस्ट ने वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो कुछ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये समझा कि अगर लाइट को ये समझते हैं कि लाइट अगर वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है तो हम कुछ फिनोमिना को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अर्थ के किसी एक कोने में किसी एक साइंटिस्ट ने ये बोल दिया कि भाई लाइट जो है वो वेव नेचर पोजेस करता है और मेरे पास इसका प्रैक्टिकल प्रूफ है। देखिए ये फिनोमिना अगर हो रहा है तो उसको समझने के लिए आपको लाइट का वेव नेचर ही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब अर्थ के किसी एक कोने में कोई और साइंटिस्ट ने लाइट को वो भी ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है। तो उसने ये समझा कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में काम करता है, मतलब वो पार्टिकल नेचर पोजेस करता है। फिर उसने क्या किया, अगेन उसने एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर, उसने ये कंसीडर कर लिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में आगे बढ़ रहा है और उसके बेसिस के ऊपर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट उसके कामयाब हुए और उसके बाद एक प्रैक्टिकल प्रूफ उसने दे दिया कि हाँ भाई देखिए लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर पोजेस करता है और ये रहा उसका आपके पास प्रूफ, ठीक है। तो अब दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? तो फ्रेंड्स दोनों में से कोई गलत नहीं है। हमें बेसिकली जो नेचर का लॉ है वो 100% पता नहीं है। हमें क्रिकेट खेलना सिर्फ आता है, बैट कैसे घुमाना है, बॉल कैसे फेंकना है, हमें ये पता है, लेकिन पिच की जो दो क्रीज होती है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा हमें अभी पता नहीं है। स्टंप और क्रीज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो हमें पता नहीं है। बल्ले का हाइट कितना होगा वो हमें पता नहीं है। गेंद का साइज कितना होगा वो हमें पता नहीं है। मतलब मेरा मतलब ये है कि लाइट के और भी बहुत सारे रूल्स ऐसे होंगे जो अभी तक हमें पता नहीं है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि वो झगड़े में नहीं पड़े कि मैं बोलता हूं कि वेव नेचर सही है, वो बोलता है कि पार्टिकल नेचर सही है, वो झगड़े में नहीं पड़े। उन्होंने क्या किया कि जिस फिनोमिना को वेव नेचर से हम समझ पाएंगे उसके लिए हम ये कंसीडर करेंगे कि लाइट जो है वो वेव नेचर पजेस करता है। फिर से साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जिस थियरी को समझाने के लिए हमें वेव नेचर का यूज हो सकता है वहां पे हम लाइट की वेव नेचर का यूज करेंगे
और जिस थियरी को, जिस फिनोमिना को समझाने के लिए हमें पार्टिकल नेचर यूजफुल है, हम वहां पे लाइट को पार्टिकल नेचर के फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, जब आप फ्रेंड्स 12th में जाओगे तो आप ये समझोगे, ये पढ़ोगे वहां पे कि लाइट जो है वो वेव भी नहीं है, लाइट जो है पार्टिकल भी नहीं है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको ये बता रहा हूं कि अभी भी इस फील्ड में और ज्यादा इन्वेंशन हो सकता है, मतलब और ज्यादा इसके अंदर डिस्कवरी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो आगे बढ़ के साइंस की फील्ड में इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट आगे आप भी कर सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि हमने फिर क्या डिसाइड किया कि हम उस झगड़े में नहीं पड़ेंगे कि कोई एक ही सही है। हमने ये कंसिडर कर लिया कि कुछ थियरीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट को वेव नेचर के फॉर्म में समझेंगे और कुछ थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये समझेंगे कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर पजेस करता है। ठीक है, फिर से स्ट्रेट लाइन कोई उसका नेचर नहीं है, वेव नेचर में है या पार्टिकल नेचर में है, दोनों केस में लाइट जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, उसका आपके पास प्रूफ कौन सा है? तो फ्रेंड्स हमने कुछ डिवाइसेस यहां पे बनाए हुए हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, एक तो हो गया माइक्रोस्कोप, ठीक है, और होता है टेलीस्कोप। ठीक है, तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है या नहीं कर रही है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड्स टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों इसी फिनोमिना पे वर्क करते हैं कि हम वहां पे वो कंसीडर करते हैं कि लाइट रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, तो हमने उस फिनोमिना का यूज करके ये apparatus बनाए हैं और इसका हम बहुत अच्छे से आजकल यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, हम पूरा ब्रह्मांड जो है वो इसकी मदद से अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए हैं। कोरोना जैसी बीमारी जो है इसको हम माइक्रोस्कोप की वजह से समझ पाए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रूफ करना है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो आप ये बता सकते हो कि ये apparatus जो है वो उसी के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि कुछ थियरीज ऐसी हैं जिसको समझने के लिए हमें लाइट का वेव नेचर जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो फिनोमिना कौन कौन से है, वो थियरीज कौन कौन सी है? सो फर्स्ट इज इंटरफियरेंस एंड सेकंड इज डायफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये दोनों फिनोमिना क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में अभी हमें डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि ये अभी हमारा लेवल का टॉपिक नहीं है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि कुछ ऐसे फिनोमिना को समझने के लिए हमें लाइट का वेव नेचर ही कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करेंगे तो इन फिनोमिना को हम समझा नहीं पाएंगे। क्लियर? सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ऑलवेज लाइट का पार्टिकल नेचर ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, सो अगेन लाइट के पास वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं और हमने डिसाइड किया है कि कुछ थियरी को समझने के लिए हम लाइट के वेव नेचर का यूज करेंगे एंड कुछ थियरीज को समझने के लिए हम लाइट के पार्टिकल नेचर का यूज करेंगे। क्लियर? आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज दैट लाइट कास्ट शैडोज। ठीक है, अब ये तो आपने पढ़ा होगा, लाइट जो है वो क्या करती है? ऑलवेज शैडो फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जैसे आप यहां पे देख सकते हो फ्रेंड्स कि बलून जो है उसका शैडो जो है वो वॉल के ऊपर बन रहा है। अब ये कैसे बनता है? वैसे तो आप लोग ये जानते ही हो, फिर भी मैं आपको यहां पे बता दूंगा कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई वॉल है, ठीक है, और यहां पे है एक लाइट सोर्स। क्या है? यहां पे है एक लाइट सोर्स। ठीक है, तो लाइट रेज जो है फ्रेंड्स वो सारी डायरेक्शन के अंदर जाने वाली है, सब डायरेक्शन के अंदर लाइट रेज जो है वो जाने वाली है। ओके, अब इस वॉल के ऊपर लाइट रेज जो इंसिडेंट हो रही है, लेकिन अगर हम यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रख देंगे तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट के साथ इंसिडेंट होने वाली जो लाइट रेज है वो लाइट रेज वॉल के ऊपर इंसिडेंट नहीं होगी। जब लाइट रेज वॉल के ऊपर इंसिडेंट ही नहीं होगी तो वो वहां से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वहां से रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो वो पोर्शन हमें कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। ठीक है, वहां पे हमें एक पैच दिखेगा। ये जो हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके शेप का हमें यहां पे पैच दिखेगा, जैसे आप यहां पे बलून के केस में देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म होते हैं शैडोज। क्लियर? नेक्स्ट जो बात है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फिनोमिना है, सॉरी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है इज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? स्पीड का यूनिट है, आप सबको पता है। ठीक है, तो लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? c लिखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज c, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 के बाद आप 8 0 लगा दीजिए, 1 सेकेंड के अंदर लाइट इतना मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। 3 के बाद आप 8 0 लगा दीजिए,
1 सेकेंड के अंदर लाइट जो है वो उतना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस दुनिया में फास्टेस्ट चीज जो है, दुनिया से मेरा मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर, जितना अभी तक हमने यूनिवर्स को समझा है उस हिसाब से पूरे यूनिवर्स में जो फास्टेस्ट चीज है वो क्या है, लाइट है। और पूरे यूनिवर्स के अंदर आज तक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका स्पीड लाइट से ज्यादा है। अगर आप आइंस्टाइन सर की थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो वहां वो ये बोलते हैं आइंस्टाइन सर कि अगर आपका स्पीड लाइट की स्पीड जितना हो गया तो आप, या फिर उससे नियर बाय हो गया स्पीड, तो आपके लिए टाइम जो है वो स्टॉप हो जाएगा, या फिर आपके लिए टाइम जो है बहुत कम हो जाएगा। मतलब देखिए फ्रेंड्स, टाइम जो है वो ऑलवेज बढ़ता रहता है। कोरोना आए, सुनामी आए, अर्थक्वेक आए, कुछ भी हो जाए, टाइम जो है वो ऑलवेज चलता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्पीड लाइट की स्पीड जितना हो जाए तो आपके लिए टाइम जो है वो रुक सकता है। ऐसा आइंस्टाइन सर ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया है। लेकिन वो भी थियरी सिर्फ ये 1 लाइन की नहीं है, बहुत बड़ी थियरी है, तो उसको भी हम यहां पे नहीं समझेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इतना याद रखिएगा कि पूरे यूनिवर्स के अंदर फास्टेस्ट चीज जो है क्या है, लाइट है, और उसका स्पीड कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट रेज इंसिडेंट होगी तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स वहां पे 3 फिनोमिना होंगे। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, सेकंड इज रिफ्रैक्शन एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। मतलब जब किसी सरफेस के ऊपर लाइट रेज इंसिडेंट होगी तो वहां पे 3 फिनोमिना हो सकते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, सेकंड इज रिफ्रैक्शन एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके बारे में तो हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, पूरा चैप्टर ही हमारा वही है, ठीक है। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है फ्रेंड्स, तो याद कीजिए इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था ये लेक्चर, तभी मैंने आपको बोला था दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो भी क्या होता है, एनर्जी ही होता है। तो जब भी लाइट रेज किसी सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तो वहां पे कुछ एनर्जी ऑफ लाइट जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होगी तो वहां पे कुछ एनर्जी ऑफ लाइट रेज होगी, कुछ एनर्जी ऑफ लाइट रेज होगी वो वहां पे एब्जॉर्ब होगी ही होगी। क्लियर, तो वो हो गया फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब अगर रिफ्लेक्शन का अगर हमें कोई एग्जांपल देना है तो क्या है, सीधी बात है फ्रेंड्स, मिरर में जब अपने आप को हम देखते हैं तो वो है रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, ठीक है। और इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। सेकंड इज रिफ्रैक्शन, तो इसका एग्जांपल क्या होगा। सो अगेन आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहां पे आपको अभी पहले डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक ग्लास है, उसके अंदर आपने वाटर फिलअप किया है, तो जहां पे वाटर का सरफेस खत्म होता है, या फिर बोलिए कि जहां पे 2 मीडियम मीट करते हैं, ऊपर जो है यहां पे ऊपर हवा का मीडियम है, ठीक है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहां पे सारा एयर है और यहां पे क्या है, पूरा वाटर है। तो ये जो सरफेस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस सेपरेटिंग 2 मीडियम, ऊपर है एयर का मीडियम, नीचे है वाटर का मीडियम। तो जो सरफेस सेपरेटिंग 2 मीडियम होगी वहां पे लाइट रेज जो है बैंड होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ऐसे फिनोमिना हम समझने वाले हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। ओके, और एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए यहां पे लाइट रेज जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, लेकिन वो लाइट रेज वहां से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही है, ठीक है। तो मतलब इस पोर्शन के ऊपर लाइट रेज जो है वो पूरी ऑब्जॉर्ब हो रही है, 100% लाइट रेज जो है वो इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होल, ठीक है। तो ब्लैक होल जो होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर भी क्या होता है, लाइट रेज जो होती है वो पूरी अंदर चली जाती है, मतलब लाइट की पूरी एनर्जी वहां पे एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। ब्लैक होल कहां सुना होगा आपने, जब आपने यूनिवर्स के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां आपने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स बस आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर में समझ में आया होगा, कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिली होगी, ठीक है। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय भारत।